जय हिंद दोस्तों, यस के एस एजुकेशनल स्किल चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेडिएशन क्या है, रेडिएशन को इन्वायरमेंट्स में क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं और रेडिएशंस के अर्ली इफेक्ट्स क्या हैं और क्रोनिक इफेक्ट्स क्या हैं। इस वीडियो को यदि कंप्लीट देखेंगे तो आप पूरे रेडिएशन के बारे में जान पाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। रेडिएशन क्या है? रेडिएशन इज द एमिशन एंड ट्रांसमिशंस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड पार्टिकल्स थ्रू द स्पेस। रेडिएशन जो है दो फॉर्म में निकलता है, एक वेव्स के रूप में, दूसरा पार्टिकल्स के रूप में। वेव्स के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसमें एक्सरे, गामा एंड लाइट्स होता है। पार्टिकल्स रूप में अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। तो रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स है। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होता है, और किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या क्या है? तो उसमें आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में विजुअल लाइट, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा, अल्ट्रावायलेट रेस, ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। वेव्स क्या होती हैं? वेव्स किसी माध्यम से, या तो वैक्यूम में हो, हवा हो, पानी में हो, उसमें एक डिस्टरबेंस, विक्षोभ उत्पन्न करता है, अशांति। उसमें क्या होता है? अशांति उत्पन्न करेगा। अशांति होने पर उसमें जो भी पार्ट्स होता है, सब्सटेंस होता है, जैसे सपोज दैट्स कोई तालाब है, अगर उसमें हम पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर अपनी जगह पे कंपन करता है, और पानी में एक रिंग टाइप बनेगा, और रिंग क्या करता है? धीरे धीरे नदी या तालाब के किनारे तक पहुंचता है। तो उसमें क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतर होता है, ट्रांसफर करती है। लेकिन जो पत्थर है, सब्सटेंस है, वो अपनी जगह पर कंपन करता है। ये क्या है? वेव। इसे हम वेव बोलते हैं। जैसे कि कोई रस्सी है, यदि रस्सी को हम लिए हैं, रस्सी को अगर एक छोर पे पकड़ के हिला रहे हैं तो उस रस्सी का क्या होता है? एक लहर बनती है, वो लहर लास्ट तक जाती है। क्या है? एक वेव है। ये वेव के रूप में काम करती है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर खींचते हैं तो स्प्रिंग क्या करता है? एक कंपन करता है। यहां से खींचेंगे तो पूरी लास्ट तक कंपन करता है। क्या है? एक वेव्स के रूप में निकलता है। तो एक्चुअली ये रेडिएशन क्या है? रेडिएशन दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 आयोनाइजिंग रेडिएशन, नंबर 2 नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है? आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है हमारे लिए क्रोनिक इफेक्ट्स है। बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हमारे इन्वायरमेंट्स को और हमारे लिए, मानव को, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी के लिए बहुत ही जो क्या है? हार्मफुल है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है? आयोनाइजिंग रेडिएशन हाई एनर्जी, जब कोई एटम होता है, एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकता है। एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर कब फेंकता है? एटम क्या है? एटम के अंदर नाभिक्स होते हैं। नाभिक्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऑर्बिट्स के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूमता रहता है जब तक उस पर कोई हाई एनर्जी रिलीज ना हो। हाई एनर्जी जब प्राप्त करेगा तभी नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, और लो एनर्जी पाएगा तो अपने निचली कक्ष में आएगा। तो जब तक इसमें इंक्रीज और डिक्रीज ना हो तो क्या होगा? उसमें कोई भी डिके नहीं होगा। जब डिके नहीं होगा तो उसमें से कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल नहीं निकलेगा। जब भी कोई एटम डिके होता है तो अल्फा पार्टिकल्स, गामा वेव्स और बीटा पार्टिकल्स के रूप में उसका डिके होता है। तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है वो बहुत ही हमारे लिए हार्मफुल होता है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में कौन कौन से रेडिएशन आते हैं? इसमें एक्सरे आता है, गामा आता है, और अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन्स आते हैं। हमारे पूरे ब्रह्मांड में लगभग 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उसमें से 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरल हैं, नेचुरल रूप से हैं, और जबकि 24 है वो आर्टिफिशियल, नॉन मेड है। इसमें से जिस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से एबव होता हो वह एलिमेंट्स क्या होता है? रेडियो एक्टिव मटेरियल की श्रेणी में आ जाता है। हाँ, जिसका एटॉमिक नंबर 82 से कम है वह जो है एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव मटेरियल में नहीं आता है। तो हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं। लगभग 38 से 40 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में आते हैं। जैसे उसमें यूरेनियम हो गया आपका, थोरियम हो गया आपका, प्लूटोनियम हो गया आपका, रेडान हो गया आपका, ये सब बहुत ही लीड हो गया आपका। ये सब बहुत ही डेंजर क्या है? ये सब रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं।
पूरे ब्रह्मांड में अगर बात करें तो सबसे पीरियोडिक टेबल में सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन सा होता है? सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल पोलेनियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 84 होता है और एटॉमिक मास 209 होता है। ये इतना खतरनाक होता है कि अगर इसका 1 मिलीग्राम डोज अगर मिल जाए तो आदमी तुरंत क्या हो जाता है? तुरंत डेथ कर जाता है। इसका रंग बिल्कुल सिल्वर कलर का होता है। अगर 1 ग्राम डोज अगर इसका मिले तो इमिडिएटली लगभग नियर अबाउट 5 करोड़ लोगों को एक साथ ये क्या कर सकता, मार सकता है। इतनी खतरनाक है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऐसे गैसें भी हानिकारक हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं। तो आइए दोस्तों, हम एक बेहतर तरीके से जानेंगे कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो डिके होते हैं तो उनमें से क्या निकलते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता क्या है? ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 82 से अधिक होता है तथा ऐसे तत्वों के नाभिक अस्थायी नहीं रहते हैं तथा अस्थायी होने के लिए लगातार अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, जिनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि कोई भी एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर, सपोज दैट जैसे मान लेते हैं हम हैं यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है और एटॉमिक मास जो होता है 235 से लेकर 238 तक होता है। तो जिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 92। इसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये हमारा एटॉमिक नंबर है। जो एटॉमिक नंबर 82 से अधिक हो तो वह एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में आता है, सब्सटेंस कहलाता है। जैसे हम कैसे जान पाएंगे कि यह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है? तो जिस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 92 से ऊपर हो वह एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाता है। जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिके होता है तो उसमें से लगातार अल्फा, बीटा, गामा किरणें लगेंगी। जब तक वो किरणें लगातार निकल के समाप्त नहीं होगी तब तक वह जो एलिमेंट्स स्थायी रूप में नहीं आता है। तो आइए हम जानते हैं कि इसका इमिशन, रेडियो सब्सटेंस का इमिशन कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे यूरेनियम 235 जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास 235 है। इसमें से यदि अल्फा किरण का उत्सर्जन हो रहा है तो अल्फा किरण क्या है? यह एक पॉजिटिव है। इसमें क्या है? इसका उत्सर्जन पॉजिटिव के रूप में होता है और बीटा का उत्सर्जन क्या होता है? निगेटिव के रूप में होता है। जो किरणें पॉजिटिव की तरफ निकलती हैं वो हमेशा निगेटिव की तरफ मुड़ जाती हैं। जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो ये निगेटिव की तरफ मुड़ जाएगा, और जैसे बीटा किरण जो है वो निगेटिव की तरफ जा रहा है तो हमेशा वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन गामा क्या है? गामा एक वेव है। ये क्या करता है? ना तो निगेटिव की तरफ मुड़ता है ना ही पॉजिटिव की तरफ मुड़ता है। ये क्या करता है? सीधे ही निकल जाता है। अल्फा क्या है? अल्फा पार्टिकल्स क्या है? अल्फा पार्टिकल्स एक हीलियम का कण है। एक हीलियम जो होता है उसके कण के बराबर है। जैसे कि हीलियम क्या होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होते हैं? हीलियम जो होता है He से बोलते हैं हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। तो जैसे हम यूरेनियम 235 में से यदि अल्फा पार्टिकल्स का उत्सर्जन हो रहा है, अगर यहां से यदि एक अल्फा पार्टिकल्स का उत्सर्जन हो रहा है, अगर इमिशन हो रहा है तो ये घटकर कितना हो जाएगा? अगर एक का उत्सर्जन हो रहा है तो इसकी एटॉमिक नंबर कितने हैं? 2 है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 92। तो यहाँ पर अगर एक अल्फा पार्टिकल्स अगर निकलेगा तो इसके एटॉमिक नंबर में दो की कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 90 हो जाएगा। और इसका एटॉमिक मास क्या है? 4 की कमी हो जाएगी। इसके एटॉमिक मास में कितने? 4 की कमी। तो यहाँ पे 235 में से 4 घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 231। अगर यूरेनियम 235 में से अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन हो रहा है अगर यह, तो उसमें से हमारा 2 एटॉमिक नंबर माइनस हो जाएगा और 4 एटॉमिक मास माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें से अगर बीटा का उत्सर्जन हो रहा है, बीटा पार्टिकल्स का उत्सर्जन हो रहा है, तो बीटा क्या है? बीटा क्या कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। जब निगेटिव चार्ज होता है तो कहां मुड़ जाएगी? वो पॉजिटिव की तरफ जाता है। इसमें क्या था?
इसमें पॉजिटिव चार्ज था, ये निगेटिव की तरफ मुड़ गई थी, तो इसमें निगेटिव चार्ज होते पॉजिटिव चार्ज में चला जाएगा। तो इसमें से क्या होता है, अगर मान ली इसका उत्सर्जन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इसमें उत्सर्जन होगा तो इसका माइनस चार्ज दे रखा, माइनस चार्ज है तो यहाँ पर 92 है, तो इसके एटॉमिक नंबर में एक इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एटॉमिक नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा। और एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एटॉमिक मास सेम का सेम ही रह जाएगा, 235। एटॉमिक मास 235 ही रह जाएगा। तो इस प्रकार जब कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है का उत्सर्जन होता है, इमिशन होता है, तो उसमें से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स और गामा निकलते हैं। और गामा का अगर उत्सर्जन हो रहा है तो गामा वेव्स के रूप में होता है। इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और गामा किरणें लगातार कंटिन्यूअस जो है अपना उत्सर्जन करता रहेगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि हम कैसे जान पाएंगे कि कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो है, चाहे एलिमेंट्स है, वो रेडियो एक्टिव, हम कैसे पहचान पाएंगे कि यह रेडियो एक्टिव श्रेणी में आता है। तो हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ पर हमने नाइट्रोजन लिया है, तो नाइट्रोजन का जो होता है एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास 14 है। देखिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। मान लो कोई भी एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन ले लिया। अब हाइड्रोजन का जो होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास 1 होता है। जो इसके ऊपर का जो होता है, ये इसके ऊपर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। इस एटॉमिक मास को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। और एटॉमिक नंबर जो है नीचे का होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। जो एटॉमिक मास होता है इसे हम न्यूक्लियन भी कहते हैं, इसी को हम परमाणु भार भी कहते हैं, इसी को हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। और जो एटॉमिक नंबर होता है इसे हम परमाणु संख्या भी कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या भी बोल सकते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या भी बोल सकते हैं, इसे हम जेड से लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसका एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास 14 है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 7 हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर 7 हो जाएगी। और जेड से इसको प्रदर्शित करते हैं तो जेड भी यहाँ पर 7 हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं E इजकल टू P इजकल टू जेड, ये तीनों इक्वल है। E इजकल टू P इजकल टू जेड, ये तीनों एक समान है। और एटॉमिक मास क्या है, 14 है। तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या को n इजकल टू a माइनस जेड, इसमें 14 है और z क्या है, 7 है, तो घटाएंगे तो वहां पर 7 आ जाएगा। अब हमें कैसे जान पाएंगे कि यह सब्सटेंस रेडियो एक्टिव मटेरियल है या नहीं है। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल ज्ञात करने के लिए हमें किसी भी एटम में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से 1.5 से अगर एबव है, किसी भी रेडियो एक्टिव में मटेरियल्स या किसी भी एलिमेंट्स का न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से 1.5 से अगर एबव है तो वह सब्सटेंस रेडियो एक्टिव मटेरियल में आ जाता है। तो यहां पर हम न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 7, प्रोटॉनों की संख्या ऑलरेडी 7 दे रखा है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1 आ रहा है, जो कि 1.5 से कम है, अतः यह रेडियो सक्रिय नहीं है, मतलब यह रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है। इसी प्रकार हम यदि एग्जाम्पल 2 देखें तो यहाँ पे यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92, एटॉमिक मास 235 दिया है, इसमें हम एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 92, प्रोटॉनों की संख्या 92, Z इक्वल टू 92, एटॉमिक मास 235, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर को हम घटाते हैं, तो A माइनस जेड करेंगे तो 235 माइनस 92 इक्वल टू 143। अब इसमें हम चेक करेंगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या कितना डिफरेंट आ रहा है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या डिवाइड प्रोटॉनों की संख्या को डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 1.56, जो कि इस रेंज में आ रहा है। यह क्या है, जो कि रेडियो सक्रिय, मतलब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो कोई भी सब्सटेंस जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर होता है वह सब्सटेंस क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में आता है। जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडॉन, ये सब क्या है, ये सब रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल का हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, जो पावर प्लांट्स होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं बिजली बना, इलेक्ट्रिक पैदा करने के लिए। इसी प्रकार हम चलिए आगे जानते हैं कि रेडियो एक्टिव डिकाई ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो सक्रिय क्षय अथवा रेडियो सक्रिय विखंडन क्या है। जैसे कि यहाँ पे अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके दे रखा है। तो कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ पे है, अगर उसमें अल्फा का डीके हो रहा है
तो उसमें अल्फा में क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। इसी प्रकार बीटा का हो रहा है तो बीटा में क्या है, निगेटिव चार्ज होता है और अल्फा में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो निगेटिव की तरफ मुड़ जाती हैं और जिसमें निगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाती हैं। और गामा क्या है, गामा का अगर इमिशन हो रहा है तो क्या है, वह एक वेव के रूप में निकल जाती है, सीधी निकल जाती हैं। तो रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो सक्रिय क्षय अथवा रेडियो सक्रिय विखंडन। अब हम अल्फा पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो अल्फा पार्टिकल्स मुख्यतः हीलियम नाभिक के होते हैं। इससे पहले आपको बताया था कि एक हीलियम नाभिक के होते हैं जिनकी संरचना 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन अथवा द्वारा होती है। इनकी संरचना, जो स्ट्रक्चर जिसका होता है, इसमें क्या होता है, यह एक हीलियम जैसा होता है। तो हीलियम क्या है, हीलियम में क्या है, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास कितना है, 4 है। तो इसमें एटॉमिक मास में क्या होते हैं, अभी जो एटॉमिक मास आपको वही बताया हूं कि एटॉमिक मास क्या होता है। किसी भी, मान ले सपोज दैट्स कोई भी नाभिक है, हम थोड़ा नाभिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोई एटम है, उस एटम में क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। इसमें क्या होता है, ऑर्बिट में क्या होते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये मान लीजिए सपोज दैट ये आपका हो गया नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलकर क्या बनता है, न्यूक्लियस के नाभिक में दोनों उपस्थित रहते हैं, ठीक। तो किसी भी एटम के एटम है, उसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों की संख्या को हम एटॉमिक मास कहते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या कहते हैं, किसी भी नाभिक में उपस्थित क्या, प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होते हैं। तो यदि मान लीजिए हमें यहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर नाभिक में है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल, चाहे इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक में जब तक चक्कर लगाएगा तो वो क्या होगा, वो नाभिक डिके नहीं होगा, जबकि इसकी क्वांटिटी अपनी संख्या से इंक्रीज या डिक्रीज ना हो जाए। मान लीजिए नाभिक जो हमारा होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं, जिसे बोलते हैं के, एल, एम, एन। पहला कक्ष क्या होता है, पहले कक्ष को हम के से लिखते हैं। दूसरा कक्ष क्या होता है, एल होता है। तीसरा कक्ष क्या होता है, एम होता है। और चौथा कक्ष क्या होता है, एन होता है। तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो पहला इसका फार्मूला होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। तो पहले कक्ष में क्या होगा, पहले कक्ष में 1 इंटू n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। पहला कक्ष क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 1 और 2n स्क्वायर है, तो 2 इंटू n पहली कक्षा है। तो पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पहले कक्ष हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार दूसरे कक्ष की बात करें तो दूसरे कक्ष में क्या हो जाएगा, दूसरे कक्ष में यहां पर हो जाएगा आपका दूसरे कक्ष के लिए हम तो यहां जाएगा 2 इंटू 2 तो दूसरे कक्ष में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दूसरे कक्ष में हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरे का निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी प्रकार हम चौथे का निकालते हैं, इसी प्रकार चौथे का निकालेंगे तो 4 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 32। तो चौथे कक्ष में हमारा 32। इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं कि किसी भी कक्षा में, किसी भी एटम के नाभिक जो ऑर्बिट है कक्षा में
कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर डिक्रीज होती है, अगर हाई ऊर्जा रीच करती है, तभी ये अपने अगले कक्ष में जाएगी, अन्यथा उसी कक्ष में भ्रमण करता है। तभी अगर वो अगले कक्ष में जाएगी तो रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होगा, डिके होगा। डिके होगा तो उसमें से क्या निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स जो होता है, रेडियोधर्मी के कण नाभिक में उत्सर्जित होते हैं। इसका वेग प्रकाश के वेग से लगभग 1/10 भाग होता है। किसी किरणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। यह हीलियम के नाभिक जैसा होता है। जैसे मान लीजिए हमने अभी इससे पहले स्लाइड में आपको बताया था, जैसे कि अल्फा का डीके हो रहा है, तो अल्फा पार्टिकल का डीके हो रहा है, तो यहाँ प्लूटोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 94 दे रखा है, एटॉमिक मास 240 दे रखा है। अगर उसमें अल्फा पार्टिकल्स का डीके हो रहा है तो इसमें क्या अल्फा पार्टिकल्स क्या है, एक हीलियम का नाभिक है, हीलियम जैसा नाभिक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। तो अगर इसका हम एक अल्फा पार्टिकल डीके होगा तो इसके एटॉमिक नंबर में 2 माइनस होंगे, तो एटॉमिक नंबर 94 और 2 माइनस हुआ तो 92 हो गया। और एटॉमिक मास कितना है 4, इसके एटॉमिक मास में अगर 4 माइनस हो गया तो कितना हो जाएगा, 240 में से 4 माइनस होगा तो 236। मतलब अगर कहीं भी अल्फा पार्टिकल्स का डीके होगा तो किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर में से -2 होता है और एटॉमिक मास में से -4 होगा। इस प्रकार ये डीके होता है। तो अब हम आज देखते हैं कि यूज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कण का उपयोग कहां कहां होता है। अल्फा कण पार्टिकल्स जिन्हें हम अल्फा विकिरण, अल्फा रेज भी कहा जाता है, वे धनात्मक आवेशित कण पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ये हीलियम परमाणु के नाभिक के समान होते हैं। अल्फा कणों की प्रवेश करने की क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है। अल्फा पार्टिकल्स जो होता है इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है। अल्फा एक पार्टिकल्स है, अगर आपके एक पेपर भी अगर लगा देंगे तो अल्फा पार्टिकल्स उस पर क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन अगर ये इनहेल कर लिया आप तो ये जो है पेनिट्रेटिंग पावर अंदर बढ़ जाती है, आपको मार डालने की भी क्षमता रखता है। इतना खतरनाक अल्फा पार्टिकल्स है। और इन्हें धुआं डिटेक्टर्स, स्मोक डिटेक्टर्स तथा रेडियोथेरेपी के माध्यम से कुछ प्रकार जैसे कैंसर के उपचार में भी उपयोग किया जाता है। अल्फा पार्टिकल्स का उपयोग रेडियोथेरेपी तथा कैंसर उपचार में के उपयोग में भी किया जाता है। अब हम जानेंगे बीटा कण की विशेषताएं। बीटा कण क्या है, तो रेडियोधर्मी नामक द्वारा बीटा 6 में उत्सर्जित उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन को बीटा कण कहते हैं। बीटा कण में नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन में बदल जाता है, जिससे एक बीटा कण उत्सर्जित होता है। यह 2 प्रकार का होता है। इसमें एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस और एक एंटी न्यूट्रॉनों में बदल जाता है। परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। इसे कैथोड किरण भी कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है। जो चीज नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, वो पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव की तरफ मुड़ जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कार्बन को लिया है, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 14 है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है इसके परमाणु क्रमांक में 1 बढ़ जाता है। जब इसका डिके होता है तो क्या होता है, इसके डिके में इसके एटॉमिक नंबर में एक इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक मास में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर इसका क्या बोलते हैं, कार्बन का डीके होगा तो क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन बन जाएगा। इसके एटॉमिक नंबर में 1 बढ़ोतरी हो जाएगी तो यहाँ 7 हो जाएगा, और एटॉमिक मास में कोई परिवर्तन नहीं तो 14 का 14 रह जाएगा। इसी प्रकार यूज ऑफ बीटा पार्टिकल्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम। बीटा कणों का उपयोग आंख और हड्डी के कैंसर जैसी स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, और इसका उपयोग ट्रेसर के रूप में भी किया जाता है। स्टोटियम 90 बीटा कणों के उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री है। बीटा कण जो अल्फा कणों से 100 गुना ज्यादा भेदने वाले होते हैं। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है ये अल्फा की अपेक्षा 100 गुना ज्यादा होती है।
रोलर्स की प्रणाली के माध्यम से आने वाले कागज जैसे किसी वस्तु की मोटाई का प्रशिक्षण करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण और बीटा कणों का उपयोग किया जाता है। रोशनी उपकरण जिसे बीटा प्रकाश कहा जाता है, उसमें ट्रिटियम और फास्फर होता है। ट्रिटियम रेडियोधर्मी क्षय के रूप में बीटा कणों का उत्सर्जन करता है। ये फास्फोरस पर प्रहार करते हैं जिससे फास्फोरस फोटान क्या है? फोटान एक सूर्य की प्रकाश की जैसे रोशनी होती है, उसमें डिब्बे के आकार के एक एनर्जी रिलीज करती है, उसे हम फोटान कहते हैं। फोटान को त्याग देता है। अधिक सीमा तक टेलीविजन कैथोड रे ट्यूब के जैसा होता है। बीटा कण मध्यम रूप से जीवित ऊतक में प्रवेश कर रहे हैं और डीएनए में सहज उत्परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। ये डीएनए को भी चेंज कर सकता है। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए विकिरण चिकित्सा में बीटा स्रोतों का उपयोग किया जाता है। बीटा का उपयोग जो है कैंसर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट में जो है इसका उपयोग करते हैं। अब हम जानेंगे गामा कण की विशेषताएं। तो गामा कण जो होता है एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। यह फोटान है। फोटान वही है जो प्रकाश की रोशनी से द्वारा जो है डिब्बे के आकार की एक एनर्जी है, उसी को हम फोटान कहते हैं, जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय हैं, रेडियो एक्टिव डीके हैं, से उत्पन्न होता है। इनकी भेदन की अत्यधिक क्षमता इसकी बहुत अत्यधिक होती है। किरणों के फोटान की ऊर्जा अब तक प्रशिक्षित अन्य सभी फोटान की ऊर्जा से अधिक होती है। इसका भेदन क्षमता अल्फा तथा बीटा किरणों से मुकाबले अधिक होता है। किरणें गैस को आयनित भी कर देती हैं। अब गामा रे जो होता है इसकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि इसकी जो वेव इतनी होती है कि आदमी को दिखता भी नहीं है, और ये आदमी को कितने डोज लेना है इस डोज को लेकर भी पार हो जाती है। अब यूज ऑफ गामा रेस का इस्तेमाल अधिक से कहाँ कहता है? तो सबसे पहले हम जानेंगे चिकित्सा में क्या होता है? ट्यूमर कैंसर थेरेपी के लिए इस्तेमाल होती है। इनका उपयोग शरीर के अंदर कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। औद्योगिक उपयोग धातुओं और अन्य सामग्रियों के एक्सरे निरीक्षण में इनका उपयोग किया जाता है। खोज एवं अनुसंधान, यह जो खोज अनुसंधान विभाग है, अंतरिक्ष अनुसंधान और परमाणु भौतिक में गामा किरणों महत्वपूर्ण होती हैं। यह सर्जरी के बिना ही हमारे शरीर में कैंसर कोशिका सेल्स के इलाज के लिए प्रयोग की जाती हैं। यह हानिकारक बैक्टीरिया खमीर जैसे इष्ट जीव को मारने के लिए उद्योगों में प्रयोग भी किया जाता है। इंडस्ट्रियल में भी गामा वेब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे की तरह इनकी चिकित्सा उपकरणों को निर्जलीकरण करने के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है, स्टरलाइज करने के लिए लिया जाता है। इसका उपयोग मस्तिष्क और हृदय कई असमानताओं को पता लगाने के लिए भी किया जाता है। गामा किरणों का उपयोग इंजीनियरों द्वारा किया जाता है क्योंकि वे पाइप विमान के भागों में दरारों को देखने के लिए एक्सरे से बेहतर प्रवेश करती हैं। इसकी इतनी पावर होती है इसको दरारों को भी देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विनाशकारी उपयोग में से एक परमाणु बम में भी विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जो परमाणु बम बनाए जाते हैं इसमें भी गामा का इस्तेमाल करते हैं। इसकी इतनी तेज वेव होती है। अब कोई भी रेडिएशन के अर्ली इफेक्ट्स भी होते हैं, किसी भी रेडिएशन के एक्यूट इफेक्ट्स होते हैं, क्रोनिक इफेक्ट्स। तो अर्ली इफेक्ट्स रेडिएशन क्या है? एक ग्रे ज्यादा डोज कुछ घंटों या उससे कम अर्ली इफेक्ट कहते हैं। इसमें कोशिकाएं मर जाती हैं जिससे टिश्यू की कार्यप्रणाली में कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्ली इफेक्ट्स क्या? ग्रे। कोई रेडिएशन को नापने के इसके कुछ यूनिट्स होते हैं, जैसे कि एक्सपोजर है, इसका डोज जो होता है हम ग्रे में मापते हैं, सीवर्ट है, मिली सीवर्ट है, रैम है, रंजन है। तो इसके लिए एक ग्रे जो होता है इसमें कोशिकाएं मर जाती है लेकिन टिश्यू पर कोई इफेक्ट्स नहीं पड़ता है। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एक्यूट एक्सपोजर टू रेडिएशंस। तो रेडिएशन के डोज ग्रे में हम जानेंगे कि इमीडिएटली बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या आते हैं। अगर जो इसकी सीमा क्या, खुराक क्या है कि अगर ये लग जाता है तो कितने ग्रे पर हमें क्या क्या डिफेक्ट शरीर में आ सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखा है 0.1 अगर ग्रे अगर किसी को लग जाता है तो नो डिटेक्टेबल बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, माने कोई पता लगाने योग्य जैविक प्रभाव नहीं है। अगर ये 0.1 से लेकर 0.5 ग्रे तक लग जाता है तो लिखा है डिटेक्टेबल इंक्रीज क्रोमोसोम्स एब्रेशन, मतलब गुणसूत्र विपतन। मतलब क्या होता है जो आदमी का गुणसूत्र होता है उसका पतन होने लगता है, उसका जो पतन होने लगता है और उसकी जो है
योग्य वृद्धि नहीं रह जाती है। अगर इसको किसी को अगर डोज 0.5 से लेकर 1 ग्रे तक लग जाता है तो उसका क्या होता है, क्रोमोसोम्स एब्रेशंस, ठीक, पल्स, ठीक, ट्रांजिस्ट रिड्यूस इन WBC, मतलब उसका गुणसूत्र विफतन के साथ साथ WC में भी क्षणिक कमी आती है। व्हाइट ब्लड सेल्स में भी उसकी कमी होने लगता है। अगर 1 ग्रे किसी को लग जाता है तो टेम्परेरी स्टर्लिटी इन मेल्स, जो आदमी होता है उसमें क्या होता है, बांझपन होने लगता है, वो बांझ हो जाता है। अगर 1 ग्रे से लेकर 2 ग्रे तक लग जाता है तो नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया, जिससे NVD रिकवरी प्रोबेबल, ठीक, प्रोबेबल, तो मतली, उल्टी, दस्त ठीक होने की संभावना हो सकती है। लेकिन 2 डोज से लेकर 3 डोज ग्रे तक लग जाता है तो बोलते हैं थ्रेशोल्ड फॉर inductions of cancer radiation sickness are must exposed individuals death small percentage of individuals 10 to 30%। कैंसर उत्पन्न होने की सीमा अधिकांश विकिरण प्रभावित व्यक्तियों में विकिरण रोग व्यक्तियों को एक छोटे प्रतिशत 10 से 30% पे इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अगर यदि किसी को 3 से 5 डोज तक अगर लग जाता है तो LD 50-60 फॉर ह्यूमन बीइंग्स सीवियर हेमरोज, इसमें क्या होता है, मनुष्य जो है गंभीर रक्तस्राव होने लगेगा। और LD लिथेल डोज 50 और 60 पर ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है, वहां की आबादी के 50 से 60% लोगों की डेथ होने लगती है। अगर 5 into 10 डोज अगर लग जाता है तो सीवियरिटी फॉर द एबव इफेक्ट्स इंक्रीज ऑलमोस्ट 100% डेथ एट हायर डोज, मतलब उपयुक्त दुष्प्रभावों की गंभीरता बढ़ जाती है, लगभग 100% मौतें उच्च खुराक पर हो जाती हैं। इतने डोज पे क्या होता है, 100% लोग डेथ कर जाते हैं। तो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स रेडिएशन को आपको एक्यूट एक्सपोजर जो है कि इसे बोलते हैं क्रोनिक इफेक्ट्स, ये भी इफेक्ट्स आपको भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। रेडिएशन इतना ही खतरनाक होता है, बहुत ही डेंजरस होता है, आदमी पता भी नहीं लगता है, एक्सपोज जाता है और लॉन्ग टाइम इसका जो है बहुत ही इसका इफेक्ट पड़ता है शरीर पे। तो यहाँ पे कुछ चार्ट दे रखा है, रेडिएशन डोज टू एडल्ट फ्रॉम कॉमन इमेजिंग एग्जामिनेशंस, जैसे कि प्रोसीजर, अप्रोक्सीमेट इफेक्टिव रेडिएशन डोज। इसके बाद दे रखा है कंपेरेबल टू नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन फॉर, मतलब यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर लग जाती है तो अनुमानित प्रभावी विकिरण खुराक क्या है, प्राकृतिक पृष्ठभूमि विकिरण की तुलना कर रहा है। कि मान लीजिए सपोज दैट हमें एब्डोमिनल रीजन जो आपका उदर क्षेत्र होता है उसमें अगर कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT एब्डोमिनल एंड पेल्विस रीजन में अगर आपको रेडिएशन लग जाता है तो 10 मिली सीवर्ट आपको रेडिएशन लगेगा। और रेडिएशन आपको जो है 3 साल नेचुरल बैकग्राउंड से प्राप्त होने में लग जाते हैं आपको हैं। ये तो आपको एक बार में इसके टेस्ट से लग जाएगा। ये जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी ये क्या है, यह कंप्यूटर के उपयोग करके 3D तस्वीर से बनती है जो कि CT स्कैन किया जाता है। इससे भी हमारा जो रेडिएशन की जो जांच होती है तो 3D में होती है। इसको जांच करने में हमें 10 मिली सीवर्ट जो है रेडिएशन हमें डोज लग जाता है। इतने डोज हमें लेने के लिए लगभग 3 वर्ष जो है नेचुरल बैकग्राउंड, ठीक है, रेडिएशन लग जाते हैं 3 साल में, अगर नेचुरल द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका दे रखा कंप्यूटेड टोमोग्राफी एब्डोमिनल एंड पेल्विक 20 मिली सीवर्ट्स। एक समान आदमी को जो है 1 साल में लगभग 20 मिली सीवर्ट्स जो होता है डोज, रेडिएशन का डोज सब बहुत ही ज्यादा है। अगर इतना अगर आपको लग जा रहा है तो 1 साल आप रेडिएशन क्षेत्र में ना जाए तो बेहतर है। इससे आपकी जान की खतरा है। एक नॉर्मल आदमी को 20 मिली सीवर्ट्स बहुत ज्यादा होता है। और इसको लगने के लिए कितना लग रहा है, बैकग्राउंड नेचुरल बैकग्राउंड कितना ले रहा है, 7 ईयर्स। अगर नेचुरल में अगर नेचर में देखें तो ये 7 साल लग जाते हैं हमें इतने लेने के लिए। और एक बार ही टेस्ट में हमें 20 मिली सीवर्ट्स लग जा रहा है। तो ये बहुत ही, इसके बाद हम उस 1 वर्ष के दौरान हम दोबारा इसका टेस्ट नहीं करा सकते हैं। एक साल का हमारा खुराक 20 मिली सीवर्ट्स ही होता है। इसी प्रकार आपका दिया है कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT, ठीक, क्लोनोग्राफी होता है, इसमें 6 मिली सीवर्ट लगते हैं, इसको 2 साल लग जाते हैं। इसी प्रकार आपका आगे बोन का दे रखा है, बोन में आ जाएंगे तो बोन स्पाइनल कॉलम का आप करेंगे तो 1.5 मिली सीवर्ट लगता है, इसको 6 मंथ आपको लग जाते हैं नेचुरल में। इसी प्रकार आपका दे रखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको इसको लेने के लिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है इसमें अगर ले रहे हैं, डोज लग रहा है तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी कराएंगे, हेड का सिर का कराएंगे तो 2 मिली सीवर्ट्स आपको लग जाएगा। इतना लेने के लिए आपको 8 मंथ लग जाते हैं नेचर में। इसी प्रकार आपका और भी दे रखा है। इसी प्रकार आपका चेस्ट का दे रखा है, चेस्ट का एक्सरे होता है, अगर कंप्यूटेड टोमोग्राफी कराते हैं चेस्ट का तो 7 मिली सीवर्ट लग जाता है। इतना नेचर में आपको 2 साल लग जाएंगे मिलने में।
इसी प्रकार आपका और भी दे रखा है लंग्स का लंग्स कैंसर का स्क्रीनिंग करा रहे हैं तो 1.5 मिलीसीवर्ट्स आपको 6 मंथ लग जाएंगे। इसी प्रकार आपका डेंटल का दे रखा है, डेंटल में अगर एक्सरे करा रहे हैं तो 0.005 मिलीसीवर्ट्स जो कि एक दिन में मिल जाता है, बहुत ही नॉर्मल है। इसी प्रकार आपका हार्ट का दे रखा है कोरोनरी कम्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक, एनोलॉजी ग्राफी, इसका 12 मिलीसीवर्ट मिल जाता है। इसको मिलने में बैकग्राउंड नेचर्स में 4 साल लग जाते हैं। इसी प्रकार आपका मेंस में दे रखा है, इमेजिंग्स दे रखा है बोन के लिए, इसमें आपको 0.001 मिलीसीवर्ट जो कि 3 आवर्स में ही मिल जाते हैं। इसी प्रकार आपका दे रखा है वुमेन्स का दे रखा है, वुमेन्स इमेजिंग्स में दे रखा है, बोन के लिए दे रखा है जिसमें कि 0.001 मिलीसीवर्ट 3 आवर्स में लग जाते हैं। एक होता है मेमोग्राफी होता है। मेमोग्राफी क्या होता है? मेमोग्राफी जो होता है महिला के स्तन कैंसर का जल्द से पता लगाने के लिए की जाने वाली कम खुराक वाली एक्सरे जांच है, जिसे मेमोग्राफी कहते हैं। इसमें कितना मिल जाता है? इसमें 0.0 मिलीसीवर्ट लग जाता है, बैकग्राउंड में आपको 7 साल लग जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। और भी अच्छी जानकारी हम रेडिएशन के बारे में और भी टॉपिक्स के बारे में देते रहेंगे।